नमस्कार। आज हम कक्षा 10 राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इसमें सामान्यतः 2 प्रश्नावली थी, लेकिन एक प्रश्नावली जो 4.2 है, उसको हटा दिया गया है। 40% कोर्स कम किया उसमें। अब एक ही प्रश्नावली 4.1 है, वो ही आएगी। जो रैखिक असमीकाएँ थी, उससे संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आएगा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण हैं, उससे संबंधित प्रश्न आएँगे। तो चलिए सबसे पहले तो देखते हैं रैखिक समीकरण क्या होता है। तो क्या है, यदि कोई समीकरण एक सरल रेखा को व्यक्त करती है तो वो रैखिक समीकरण। सरल रेखा का मतलब एक सीधी रेखा ऐसे। ये क्या है? रैखिक समीकरण। इसका जो मानक रूप है वो इस तरह से होता है ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो, जहाँ पे एक्स है वो तो कोई चर है जिसका मान फिक्स नहीं होता, और ए और बी है कोई दो वास्तविक संख्या होगी, कुछ भी मान हो सकता है, एक दो तीन चार पांच, वो प्रश्न में दे रखा होता है। और a बराबर जीरो नहीं होगा, क्योंकि रैखिक समीकरण के होने के लिए जो चर है वो x, ठीक है ना, x वाला पद होना जरूरी है, तभी वो क्या होगी? रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण कौन सी होती है? चर जिसकी अधिकतम घात क्या हो? एक घात वाली। दो घात वाली द्विघाती समीकरण हमने पहले ही पढ़ ली। तो यहाँ पे चर क्या है? x है, तो एक चर है, तो ये एक चर वाली रैखिक समीकरण हो गई। अब x चर के जिस मान के लिए मान पर यह समीकरण संतुष्ट होता है, x तो चर है, तो इसका जो भी मान रखें उस पे ये समीकरण संतुष्ट हो जाए, वो इस समीकरण का क्या होगा? हल होगा। जैसे मैं यहाँ लिखूं, कोई सा भी एग्जांपल लिख दूं, जैसे 5x प्लस 10 बराबर जीरो। तो ये रैखिक समीकरण है, क्यों कि इस x है जो चर है उसकी अधिकतम घात क्या है? एक है, और एक ही चर है, बाकी 5 और 10 तो वास्तविक संख्या है, ठीक है, अचर है ये। तो चर एक ही है, तो ये रैखिक समीकरण। अब x का क्या मान रखूं कि ये समीकरण है वो संतुष्ट हो जाए? जैसे मैं यहाँ पे -2 मान रखूं x का, तो -2 मान रखूंगा तो 5, और गुणा में x की जगह -2, और प्लस क्या है? 10 बराबर जीरो। अब 5 और -2 का गुणा करोगे तो क्या होगा? -10, और उधर क्या है? +10 बराबर जीरो। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में 10 -10 क्या हो जाएगा? जीरो, और राइट हैंड साइड में भी क्या हो गया? जीरो। तो लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गई, इसका मतलब ये समीकरण संतुष्ट हो गया। इसलिए x बराबर -2 इस समीकरण का क्या होगा? हल होगा। तो x का जो भी मान है वो समीकरण को संतुष्ट करे, वो उसका क्या कहलाएगा? हल। फिर अब दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले में जैसे उसमें एक ही चर था x, दो चर वालों में एक x ले लेंगे, दूसरा y। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का मानक रूप, तो जैसे क्या होगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ए बी सी तो वही वास्तविक संख्याएं होगी, और दो चर वाले हैं, इसलिए चर के जो गुणांक है दोनों ए और बी, ये जीरो नहीं होने चाहिए। तो एक तो चर हो गया x और दूसरा हो गया y। देखो दोनों में से अधिकतम घात क्या है? एक ही है, तो इसलिए रैखिक समीकरण है। और चर क्या है? x और y दो। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब x और y के जिन मानों के लिए ये समीकरण संतुष्ट हो जाएगा, वो इसके क्या कहलाएंगे? हल। तो आगे हम देखेंगे, उसमें हल आपको मालूम चल जाएगा। अब दो चरों वाले रैखिक युगपत समीकरण। युगपत का मतलब दो जोड़े में, तो यहाँ पे दो समीकरण है, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण। तो दो को इस तरह लिख दिए भाई। साधारण था तो हम क्या लिखे थे? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। अगर दो हो तो ये मानक रूप ऐसे का ऐसे लिख दो, और उसमें क्या होगा? x और y चर तो दोनों वही रहेंगे, सिर्फ संख्याएं बदलेगी। जैसे यहाँ पे a1 b1 और c1 कर दो, यहाँ पे a2 b2 और क्या कर दूं? c2। तो इसी तरह देखो, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर जीरो, एक पहला समीकरण हो गया। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर जीरो, दूसरा ये हो गया। तो ये एक युग्म हो गया, दोनों का जोड़ा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 और c2 सभी की सभी क्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स है। और जो चर के गुणांक है, कौन कौन से? a1 x के गुणा में और b1 y के, तो a1 और b1 जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसी तरह a2 और b2 भी x और y के गुणांक है, इसलिए ये भी जीरो के बराबर नहीं होनी चाहिए।
जब a1 और b1 जीरो के बराबर नहीं होंगे, कहने का मतलब क्या होगा कि a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर है वो भी जीरो के बराबर नहीं होगा। इसी तरह a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर है वो भी जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये जब जीरो नहीं है, a1 और b1 का जोड़ भी कब होगा जीरो, जब दोनों जीरो हो, और उनके स्क्वायर का जोड़ भी, स्क्वायर का जोड़ जीरो कब होगा, जब दोनों जीरो हो। तो a1 b1 और a2 b2 तो जीरो तो होंगे नहीं, इसलिए इसको प्रतिबंध मानते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना, डायरेक्ट हम अब एक इस यहाँ पे देखो रेखिक युग्मपद समीकरण का उदाहरण है। दो समीकरण है, एक ये दो चर वाली x और y, दूसरी ये x और y में दो समीकरण है। इस पे x बराबर एक और y बराबर एक पर चेक करते हैं कि ये इसके हल है या नहीं। तो पहला है क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर जीरो। अब मान रख दो x की जगह एक और y की जगह एक, तो 3x है तो 3 गुणा x की जगह एक, प्लस 2y है तो 2 गुणा y की जगह भी एक, माइनस 5 बराबर जीरो। अब 3 गुणा एक क्या होगा 3, प्लस 2 गुणा एक क्या होगा 2, माइनस 5 बराबर जीरो। अब 3 और 2 क्या होता है 5, और माइनस 5 बराबर जीरो। अब 5 में से 5 क्या हो जाएगा जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो और राइट हैंड साइड भी जीरो, यानी समीकरण क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। कौन सा, पहला वाला। अब हम दूसरा वाला चेक करते हैं। अगर दूसरा वाला भी समीकरण है वो संतुष्ट होगा, तो ये दोनों समीकरणों के, पहले का तो ये हल है ही, तो दोनों जो युग्म है इन दोनों का हल कहलाएगा। अब दूसरा देखो क्या है, 4x प्लस 7y माइनस 11 बराबर जीरो। अब 4 गुणा x की जगह क्या है एक, प्लस 7 गुणा y की जगह भी क्या है एक, माइनस 11 बराबर जीरो। अब 4 और 1 का गुणा 4, बीच में प्लस, 7 और 1 का गुणा 7, फिर माइनस 11 बराबर जीरो। अब 7 और 4 कितने हो जाएंगे 11, और माइनस 11 बराबर जीरो। 11 में से 11 गया क्या रहा जीरो, तो बराबर जीरो। यानी ये दोनों समीकरणों को x बराबर एक और y बराबर एक रखने पर दोनों समीकरणों को संतुष्ट करता है। तो x बराबर एक और y बराबर एक इस पूरे रैखिक समीकरण युग्म है वो इसका हल कहलाएगा। इसी तरह दूसरा भी मैं उदाहरण लेके बताता हूँ। इसमें भी पहला ये और दूसरा ये, इनका इस पर चेक करते हैं कि ये इसके हल है या नहीं। तो देखो 2x प्लस 7y बराबर क्या है 11। x की जगह 2 रखना है तो 2 गुणा x क्या है 2, प्लस 7y तो 7 गुणा y कितना है 1 बराबर 11। 2 गुणा 2 कितना होगा 4, प्लस 7 गुणा 1 क्या होगा 11, सॉरी 7 गुणा 1 मैंने दोनों का जोड़ लिख दिया, 7 गुणा 1 क्या हो जाएगा 7 बराबर 11। अब ये 11 होगा, 7 4 और 7 11 बराबर 11। अभी भी लेफ्ट हैंड साइड भी 11 है और राइट हैंड साइड भी 11 है, दोनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये इस पहले वाले समीकरण था इसका हल तो है। अब दूसरे वाले का चेक करना है हमें, तो दूसरे वाले का चेक करने के लिए क्या करेंगे, वही x, समीकरण क्या है दूसरा x माइनस 3y बराबर 5। अब देखो x की जगह 2 तो 2, माइनस 3 गुणा y की जगह 1 बराबर 5। अब देखो इस साइड में 2 माइनस 3 गुणा 1 क्या होता है 3 बराबर क्या है 5। 2 माइनस 3 तो 2 तो प्लस का और माइनस का 3 है तो घटाना है, तो क्या रहेगा बड़ा माइनस का, इसलिए घटाने के बाद बचेगा वो भी माइनस का, बराबर 5 है क्या। लेफ्ट हैंड साइड माइनस 1 है और राइट हैंड साइड क्या है प्लस का 5, बराबर आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब ये क्या है, इसका हल नहीं होगा, किसका, दूसरे वाले जो समीकरण है इसका हल ये नहीं होगा। ठीक है, तो यानी x बराबर 2 हमने क्या रखा था इसका मान, x बराबर 2 और y बराबर 1, तो ये इसका हल है वो नहीं होगा, ये हमारे आया है वो ये उसके बराबर नहीं है, तो इसका हल ये नहीं है, तो इसका ये हल नहीं हुआ। अब आगे और चेक करते हैं, जैसे ये तीसरा है, इसमें दो मान है, दोनों को मैं चेक करूंगा कि दो इसको चेक करते हैं या नहीं। देखो पहला है x प्लस 2y माइनस 5 बराबर जीरो। x की जगह 1 रखोगे तो 1 प्लस 2,
और y की जगह क्या रखोगे 2, -5 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 गुणा 2 क्या होता है 4 और -5 बराबर 0। तो ये 1 प्लस 4 यानी 5 -5 बराबर 0। तो 5 में से 5 भी 0 होता है और बराबर भी 0, यानी इसको तो ये संतुष्ट कर गया। ठीक है, पहला वाला मान पहले समीकरण को संतुष्ट। अब दूसरी समीकरण 2x प्लस 4y माइनस 10 है। इसमें भी x की जगह 1 रखूंगा तो 1 गुणा 2 मैं डायरेक्ट लिख दूं 2। फिर 4 गुणा 2 है, ठीक है, y का मान 2 है तो 4 गुणा 2 होगा, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख दूं 8 लिख दूं ताकि कैलकुलेशन कम हो जाएगी। 8 और उधर क्या है -10 और बराबर क्या है 0। अब ये करोगे तो 2 और 8 10, तो 10 में से 10 गया बराबर 0, तो इधर क्या रह जाएगा 10 में से 10 0 बराबर 0। तो यहाँ पे भी लेफ्ट और राइट हैंड साइड बराबर है, यानी ये समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो ये दोनों हैं, ये और इसके इन दोनों के समीकरण युग्म के क्या होंगे हल हो जाएगा। ठीक है, यानी x बराबर 1 और y बराबर 2 इसका भी हल है और इसका भी हल है। अब इसी तरह दूसरा वाला मान x बराबर 3 और y बराबर 1, तो ये पहले में रख के देखें, मैं पेन चेंज करता हूं। ठीक है, पहला समीकरण क्या है देखो x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0। x की जगह क्या रखना है इस बार 3, तो 3 और 2y है तो 2 गुणा y की जगह 1, तो 2 गुणा y क्या हो जाएगा 2 -5 बराबर 0। तो 3 और 2 5 और 5 में से 5 बराबर 0। 5 में से 5 0, 0 में से 0 गया, यानी ये पहले वाले समीकरण को संतुष्ट करता है। अब दूसरे को चेक करना है, तो दूसरा क्या है समीकरण 2x प्लस 4y माइनस 10 बराबर 0। अब x की जगह 3 है तो 3 इंटू 2, 2x का मतलब 2 गुणा 3 कितना होगा 6, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और 4 गुणा y 4 गुणा 1, y की जगह 1 है ना, तो 4 गुणा 1 क्या हो जाएगा 4। अब 6 और 4 कितने होते हैं 10 में से 10 बराबर 0, तो 10 में से 10 गया क्या रहा 0 बराबर 0। तो यहाँ पे दूसरा वाला मान भी दूसरी समीकरण को संतुष्ट करता है। तो इस समीकरण युग्म के कितने हल हैं यहाँ पे 2। हमने क्या देखा कि एक समीकरण युग्म का एक हल हो सकता है, 2 हल हो सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने 3 स्थिति है। रेखिक समीकरण है तो रेखिक समीकरण दो रेखिक रेखिक युग्म में 2 समीकरण है, तो 2 रेखाएं होगी, एक रेखा जैसे ये और दूसरी ये दोनों एक बिंदु पे काटे, तो यहाँ पे एक हल होगा इनका 2 रेखाएं। और 2 रेखाओं की क्या कंडीशन हो सकती है, एक रेखा ये है और दूसरी बिल्कुल इनके समांतर ऐसे के ऐसे चले, तो वो एक दूसरे को कहीं पे भी काटेगी नहीं, यानी प्रतिच्छेद नहीं करेगी कहीं पे। ये तो पहली वाली तो एक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका हल कितना हो गया 1। यहाँ पे किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करेगी, दोनों के बीच बराबर दूरी रहेगी, एक दूसरे को कहीं नहीं काटेगी, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि पहली रेखा भी वही है और दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर है, तो इस रेखा के ऊपर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे के सारे इन दोनों रेखाओं के हल होंगे। इस कंडीशन में अनेक हल होंगे, दूसरी कंडीशन में कोई हल नहीं होगा और पहली कंडीशन में कितना होगा एक हल होगा। और यहाँ पे किताब में आपको लिखा बोलेगा अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब दूसरा और कोई नहीं, एक हल, अद्वितीय का मतलब एक ही समझो आप। अब देखो तो रेखिक युगपत समीकरण है, उसके मानक रूप में ये दो, पहली रेखा और दूसरी रेखा इस रूप में दे रखी हो। ठीक है, तो हम इससे क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो इन रेखाओं में परस्पर प्रतिच्छेद रेखाएं हैं। प्रतिच्छेद का मतलब मैंने पहली कंडीशन बताई कि एक रेखा दूसरे को एक बिंदु पे काट रही है, ऐसी। तो ऐसी कंडीशन कब होगी जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होंगे। a1 है वो x का गुणांक है, b1 है वो y का गुणांक है, a2 x का गुणांक है और b2 y का दूसरे समीकरण। तो पहले समीकरण के x का गुणांक a1 और दूसरे समीकरण के x का गुणांक a2, पहले के y का गुणांक b1 और दूसरे के y का गुणांक क्या है b2, ये दोनों बराबर नहीं होंगे तब एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेंगे।
और एक बिंदु पे काटेगी तो उनका एक हल होगा, अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब एक हल होगा। और प्रतिच्छेद बिंदु, जिस बिंदु पे काट रही उस बिंदु के निर्देशांक अगर जैसे x और y हैं, तो वो क्या होंगे, इसके हल होंगे। ठीक है, इस समीकरण जो रैखिक युग्म है इसके हल होंगे, वही होंगे जिस बिंदु पे काटे उस बिंदु की हम ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, और जो हल हम ज्ञात कर सकते हैं या एक हल है, तो समीकरण निकाय ये क्या कहलाता है, संगत। जिसके हल ज्ञात हो सकते हैं वो संगत कहलाता है। इसके अब दूसरा कंडीशन क्या है, परस्पर समांतर रेखाएं हैं यदि गुणांकों में संबंध, देखो गुणांकों में संबंध था वो हमारा क्या था, थोड़ा कट गया है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पे ये होगा बराबर नहीं होगा, चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 तो बराबर हो, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं हो, इस तरह है। ठीक है, तो परस्पर समांतर रेखाएं क्या कहने का मतलब, एक रेखा इस तरह से और दूसरी इसी के समांतर होगी, तो वो एक दूसरे को कहीं पे भी काटेगी नहीं। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी बिंदु नहीं होगा जो दोनों का हल होगा। तो कोई हल नहीं होगा, उस कंडीशन में ये क्या कहलाती है, असंगत। क्या कहलाती, असंगत। और कब कोई हल नहीं होगा, जब दोनों के गुणांकों में संबंध x, पहली समीकरण के x के गुणांक और दूसरी के a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर तो हो, लेकिन वो क्या है, c1 बटे c2 जो अचर पद हैं उनके बराबर नहीं हो। ठीक है, वैसे हम जब हल करेंगे प्रश्न तब एकदम क्लियर हो जाएगा। तो परस्पर समांतर होंगी दोनों रेखाएं तब कोई हल नहीं होगा और समीकरण युग्म क्या है, असंगत होगा। फिर परस्पर, ये संपत्ति नहीं है, गलत प्रिंट हो गया है लिखने में, संपाती। संपाती का मतलब है एक दूसरे के ऊपर, यानी एक रेखा इस तरह से है तो दूसरी भी इसी के ऊपर आ जाए, तो ये परस्पर संपाती। और परस्पर संपाती में इस, क्योंकि दोनों रेखाओं के ये प्रत्येक बिंदु दोनों रेखाओं का होगा, तो ये प्रत्येक बिंदु यानी इसके अनेक हल होंगे। ठीक है, जितने भी इस रेखाओं पे बिंदु स्थित होंगे वो सारे के सारे इनके हल होंगे। कब, जब a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों क्या हो, बराबर। ठीक है, तो इस प्रकार के रेखा युग्मों के असीमित कई हल होंगे, अर्थात रेखाओं के प्रत्येक बिंदु के लिए x y के जो भी मान होंगे वो इसके हल होंगे और समीकरण निकाय है वो क्या होगा, संगत। असंगत कब होता है, जब इसके कोई हल नहीं होगा, दूसरी कंडीशन में जब दोनों रेखाएं समांतर। चलो अब प्रश्नमाला कर लेते हैं, 4.1 उसका पहला प्रश्न आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अनुपातों a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत। संगत कब होंगे, जब उनका हल हो सकता है, हल ज्ञात कर सकते हैं, चाहे अद्वितीय यानी एक हल हो या अनेक हो, तब संगत। और असंगत कब होगा, जब कोई भी हल नहीं हो, कोई भी हल नहीं हो तब असंगत। अब देखो, पहली समीकरण ये है, देखो हम युग्म लिखते हैं, रैखिक समीकरण युग्म लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1, ये मानक रूप है, बराबर 0। और इसको मानक रूप में लिखने जाएं तो क्या है, 2x माइनस 3y, और इसको भी 0 के बराबर लाना है तो ये 8 प्लस का है, उस साइड ले जाऊंगा तो कैसा होगा, माइनस का 8, और बराबर अब क्या रह जाएगा, 0। दूसरा रैखिक समीकरण हम इस तरह लिखते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब दूसरे को इसको मानक रूप में लिखूंगा तो 4x है माइनस 6y है, और जो 9 है इस साइड उस साइड भेजना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 इस साइड आके माइनस का 9 और बराबर रहेगा 0। अब देखो दोनों मानक रूप के समीकरण हो गए, तो a1 और a2 b1 b2 के मान क्या क्या होंगे आप मेरे को बताओ। तो देखो x का गुणांक है वो क्या होता है, a1, और इस समीकरण में x का गुणांक क्या है, 2 पहली में। तो पहली समीकरण का जो x का गुणांक है a1 है वो होता है b1। तो पहली समीकरण का y का गुणांक b1 होता है, तो यहाँ y का गुणांक क्या है, 3। नहीं, 3 नहीं, -3, माइनस वाला ध्यान रखना, भूल जाते हैं।
फिर दूसरी समीकरण में x का गुणांक होगा a2 x का गुणांक, तो यहाँ x का गुणांक क्या है 4, और b2 क्या है y का गुणांक, तो y का गुणांक यहाँ पे क्या है इस बार गुड माइनस का 6, इस बार आपने ध्यान रखा। और C1 क्या होगा पहली समीकरण का अचर पद, तो यहाँ पे क्या है 8 -8, चलो -8 है, ठीक है। तो C1 को मैं यही लिख देता हूँ पहले के साथ ही -8, और C2 इसी के यहाँ से हटा देता हूँ, और C2 क्या हो जाएगा दूसरे समीकरण का अचर पद, यानी C2 क्या है -9। ये आ गए सारे के सारे। अब गुणांकों में संबंध, तो a1/a2 पहले लिखो, a1/a2 क्या आया, तो आप बोलोगे 2/4। इनको क्या है सरल कर लो, भाग जा रहा है इन दोनों में, 2 का भाग जा रहा है पहले में ऊपर वाले अंश में 1 बार और हर में 2 बार, तो a1/a2 क्या आया 1/2। अब b1/b2 ज्ञात करोगे, तो b1 कितना है -3, b2 कितना है -6, माइनस से माइनस गया, 3 का भाग दोनों में जा रहा है 1 बार और इसमें 2 बार, तो b1/b2 क्या आया 1/2। इनको सरल करना है, ठीक है, कटता है उसको काटना है। C1/C2 देखो -8 बटे -9, तो अब क्या है माइनस से माइनस कट जाएगा और ये आगे कटता नहीं, तो अब क्या संबंध आया देखो, a1/a2 भी क्या आया 1/2, और b1/b2 भी क्या आया 1/2, यानी a1/a2 किसके बराबर है b1/b2 के, और C1/C2 8/9 ये अलग है, तो ये C1/C2 के बराबर नहीं। तो ये कंडीशन कौन सी बनी थी, तो आपको मालूम होगा दूसरी कंडीशन है। अतः क्या है इस समीकरण का जो क्या पूछा है, हल पूछा है क्या, समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत, तो क्या होगा उस कंडीशन में असंगत, क्या होगा असंगत, कोई भी हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे की क्या होगी समांतर आएगी, ठीक है, तो असंगत। जब a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होते हैं तब तो होता है एक हल, यानी अद्वितीय हल जिसे हम कहते हैं। जब ये बराबर हो और C1/C2 के बराबर नहीं हो तब कोई भी हल नहीं निकलता है, असंगत होता है, दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। और जब a1/a2 b1/b2 और C1/C2 तीनों के तीनों बराबर हो उस कंडीशन में एक ही रेखा पर दोनों रेखाएं आ जाती, इसलिए अनेक हल होते। अब दूसरा इसका देख लो, अब तो आप डायरेक्ट a1 निकाल लोगे, पहली समीकरण के लिए a1 x का गुणांक, तो x के गुणा में क्या है 3, b1 y का गुणांक, पहले इसको मानक रूप में लिख दो, लिखना है तो ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3x माइनस वाई, और जो प्लस का 2 है उस साइड भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2, और दूसरी वाली समीकरण है उसको बाद में मैं लिखता हूँ, तो x का गुणांक 3, ये तो a1 हो गया, y का गुणांक, y के गुणा में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ आगे माइनस है, तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ मतलब 1 होता है, तो क्या है माइनस का 1 b1, और c1 क्या होता है अचर पद, तो c1 क्या है माइनस का 2। अब देखो a2 दूसरी समीकरण को मानक रूप में लिखो, क्या है 6x माइनस 2y, और जो प्लस का 4 इस साइड है बराबर के उस साइड लेके जाऊंगा तो माइनस का 4, और ये भी 0 के बराबर, यानी दोनों को मानक के रूप में लिखने के लिए 0 के बराबर करना है। अब इसमें x का गुणांक क्या है, तो x के गुणा में 6 है, तो a2 6, y b1 क्या होता है y का गुणांक, तो y के गुणा में यहाँ पे क्या है माइनस का 2, और c1 क्या होता है अचर पद, तो यहाँ पे क्या है माइनस का 4। अब देखो आप a1/a2 ज्ञात करो, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं a1/a2 साइड में, तो क्या है a1 तो है 3 और a2 कितना है 6, यहाँ से हमने ले ली, दोनों में कट रहा है तो काट दो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है एक बार और 2 बार, 3 से कट रहा था 3 का भाग चला गया, और b1/b2 तो -1/-2, माइनस से माइनस काट दो। देखो अगर आप नहीं काटते तो आपको लगता कि ये तो 3/6 है a1/a2, और b1 बटे ये b2 है, ठीक है, b1 बटे b2 क्या है -1/2, तो ये तो अलग अलग है, जबकि काटने पे आपको मालूम चल गया कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 सेम ही है। अब c1 बटे c2 चेक करना है तो वो ले लो, c1 क्या है
-2 और C2 क्या है -4। तो माइनस से माइनस कटेगा, 2 का भाग इसमें एक बार और इसमें 2 बार। तो देखो A1/A2 है वो भी 1/2, B1/B2 भी 1/2 और C1/C2 भी 1/2। यानी क्या आया, मैं यहाँ पे लिखूं A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर हो आया C1/C2। सभी के सभी 1/2 के बराबर आए। तो ये कौन सी कंडीशन थी, आपको मालूम होगा, तीसरी कंडीशन। उस कंडीशन में क्या होता है कि रेखाएं समपाती होती, एक के ऊपर दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आ जाती है। इसलिए इसके असीमित रूप से कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। असीमित हल होते हैं या अनेक हल होते हैं, और जिनके हल होते हैं वो क्या होती है, संगत। तो ये समीकरण युग्म है वो क्या है, संगत। पहला वाला क्या था, असंगत। क्यों कि उसके कोई हल नहीं थे, दोनों रेखाएं समांतर आती। अब इसी तरह तीसरा देखो, तो तीसरे में क्या है, इसको भी मानक रूप में लिख दो। हालांकि मानक रूप में नहीं लिखो, अगर बराबर के, अगर अचर है दोनों बराबर के उस साइड हैं तो। नहीं तो क्या है, कभी कभार जैसे एक इस साइड आ गया तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का, उस कंडीशन में थोड़ी समस्या आएगी। इसलिए मानक रूप में लिख के ही आप करो। तो पहले वाले को मैं मानक रूप में लिखूं तो क्या हो जाएगा, देखो 2x माइनस 2y, और जो प्लस का 2 उस साइड भेज के माइनस का 2 करता हूँ, 0 के बराबर कर देता हूँ। और इसके लिए अब x का गुणांक a1 होता है तो a1 2, y का गुणांक b1 होता है तो b1 है वो -2, और c1 है वो अचर होता है तो क्या हो जाएगा, c1 है वो माइनस। अब दूसरी समीकरण 4x माइनस 4y और 5 है, उसको उस साइड भेजोगे तो माइनस का 5 और इस साइड बराबर 0, ये भी मानक हो गया। अब ये दूसरी समीकरण है तो ये a2, x का गुणांक क्या हो जाएगा, a2 कितना है 4, b2 कितना है तो माइनस का 4, और C2 कितना है माइनस का 5। अब आप देख के बताओ क्या है, कैसा हल है। आप अब देख कर ही बता सकते हो कि संगत है या असंगत है। कैसे, चेक कर लो डायरेक्ट। A1/A2 2/4, B1/B2 भी क्या है, माइनस से माइनस कटेगा तो 2/4, और C1/C2 क्या है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2/5, यानी ये अलग है। बाकी A1/A2 और B1/B2 क्या है, समान। तो A1/A2 तो आया आपका 2/4, काटोगे 2 से तो 2 में 2 का भाग एक बार और 4 में 2 बार। इसी तरह B1/B2 है, वो भी क्या आ जाएगा, -2, -2/-4, माइनस से माइनस कटेगा और 2 का भाग 2 में एक बार और 2 का भाग इसमें 2 बार, तो ये भी 1/2 आ गया। और C1/C2 देखो कट नहीं रहा है, सिर्फ माइनस से माइनस कटेगा, -2/-5 तो 2/5। अब इससे आया क्या हमारा, तो इससे ये आया कि A1/A2 और B1/B2 ये तो दोनों 1/2 के बराबर है, लेकिन C1/C2 है वो इसके बराबर नहीं है, तो बराबर के निशान निशान करके क्रॉस कर देंगे। ये नहीं है, इसका मतलब क्या है, हल है वो असंगत है, कोई हल इसका होगा नहीं। ये दूसरी कंडीशन है। फिर चौथा है, चौथे को मानक रूप में लिखना है तो आप लिख देना, मैं डायरेक्ट A1 लिख दूं। x का गुणांक क्या है, 4/3। A2 सॉरी यहाँ पे मैं B1 ही लिख देता हूँ। B1 क्या होगा, y का गुणांक कितना है 2, और C1 क्या होगा, ये जो 8 है बराबर के उस साइड जाएगा तो मानक रूप बनेगा, तो उस साइड जाएगा तो -8 होगा, इसलिए मैं -8 डायरेक्ट लिख रहा हूँ। फिर A2 दूसरे समीकरण के लिए x का गुणांक कितना है 2, फिर B2 इस दूसरे के लिए y का गुणांक क्या है 3, और C2 अचर पद, ये 12 इस साइड है लेकिन अपने को उस साइड भेजेंगे मानक करने के लिए, तो -12 हो जाएगा। अब देखो A1/A2 ज्ञात करना है, तो A1/A2, तो A1 तो 4/3 है और भाग में A2 क्या है
2, 2 को क्या लिखता हूँ 2/1 और भाग देना है भिन्न का, तो गुणा में करके उल्टा कर दो, 2/1 का देना है तो 1/2 करके गुणा कर दो। अब 2 का भाग 4 में 2 बार यानी क्या रहा 2/3। फिर B1/B2 क्या है, ये तो दे ही रखा है 2/3। और C1/C2 क्या है, तो C1 है -8 और C2 है -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, दोनों में 4 का भाग जा रहा है, तो C1 में 4 का भाग कितनी बार गया, यानी 8 में कितनी बार गया 2 बार, और 12 में कितना बार गया 3 बार। तो देखो वैसे तो आप नहीं काटते तो आपको मालूम नहीं चलता कि ये सभी 2/3 के बराबर है, काटने पे आपको मालूम चला कि सभी के सभी बराबर है, तो A1/A2 और B1/B2 बराबर आया। अगर A1/A2 और B1/B2 बराबर नहीं है तो डायरेक्ट एक हल, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन बराबर है तो फिर देखना है कि C1/C2 के बराबर है या नहीं। अगर C1/C2 के बराबर है तो अनेक हल, अनेक हल का मतलब है संगत, ठीक है। असीमित रूप से अनेक हल का मतलब ये समीकरण निकाय है, ये समीकरण युग्म है वो क्या है, संगत है, क्योंकि इसके हल है। और अगर C1/C2 के बराबर नहीं होता तो असंगत होता, कोई हल नहीं आता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 1 कर लिया है। क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम देखेंगे, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 6 नंबर का क्वेश्चन वो आता है, तो वो वीडियो देखना मत भूलना। और ये आज का वीडियो था आपका बेसिक कंसेप्ट का वीडियो। तो दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ही प्रश्नावली में से कम 6 नंबर के प्रश्न आते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।